प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस वीडियो लेक्चर में इरिगेशन इंजीनियरिंग के दूसरे चैप्टर रेन फॉल एंड रन ऑफ के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। सबसे पहले हमें जानना है डिफिनीशन ऑफ रेनफॉल। डिफिनीशन ऑफ रेनफॉल के लिए हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए कुल 7 साइकिल्स होते हैं। ये 7 साइकिल हमेशा चक्रीकृत होते रहते हैं। इस 7 साइकिल के माध्यम से इन्वायरमेंट बैलेंस होता रहता है। इस 7 साइकिल्स में पहला है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसके बाद है ऑक्सीजन साइकिल, कैल्शियम साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ईटीसी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चित्र से स्पष्ट है कि भूमि तल पर जितने सतही जल हैं, इस सतही जल का हमेशा वाष्पन क्रिया होता रहता है। यह वाष्पन क्रिया कभी तेजी से होता है, कभी ज़्यादा होता है। पेड़ पौधे हैं, उससे वाष्पन क्रिया होता रहता है, वाष्प बनता रहता है। नदी है, नाला है, तालाब है, समुद्र है, इन सभी जगहों से वाष्पन क्रिया होता रहता है। इस वाष्पन क्रिया होने पर जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है और वहाँ बादल का रूप धारण कर लेता है। यह बादल जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो बादल जल के रूप में नीचे चला आता है, जिसे हम रेनफॉल कहते हैं। इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि विभिन्न सतही जलाशय से जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होता रहता है। जब जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाता है तब जल वाष्प जल के रूप में पुनः नीचे चला आता है, जिसे रेनफॉल कहते हैं। यह सतत प्रक्रिया चलती रहती है। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक डिफिनीशन ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ बराबर टोटल रेन माइनस लॉस ऑफ रेन। रेनफॉल जब होता है उस समय रेनफॉल के समय जल पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी सतह पर जितनी वनस्पतियाँ होती हैं उनके द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है। अवशेष जल पृथ्वी सतह पर चला आता है और उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषण प्रक्रिया के बाद अवशेष जल जो बच जाता है वह प्राकृतिक धाराओं के रूप में बहते हुए विभिन्न जल स्रोतों में इकट्ठा हो जाता है। वर्षा जल जब प्राकृतिक धाराओं के रूप में बहता है उसको रन ऑफ कहते हैं। रन ऑफ में जो प्राकृतिक धाराओं के रूप में जल बहते हुए विभिन्न स्रोतों में चला जाता है वही रन ऑफ कहलाता है। रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कुल 6 बिंदु हैं, जिसे पहले को इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कहते हैं, दूसरे को नेचर ऑफ कैचमेंट एरिया कहते हैं, तीसरे को टोपोग्राफी कहते हैं, चौथे को शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट एरिया कहते हैं, पांचवें को वेजिटेशन कवर कहते हैं, छठे को टेम्परेचर कहते हैं। रन ऑफ रेनफॉल की तीव्रता पर प्रभावित करता है। रेनफॉल जितना ज़्यादा होगा
प्राकृतिक धाराओं के रूप में बहता हुआ जल उतना ज़्यादा मात्रा में जल स्रोतों में जाकर इकट्ठा होगा। तो इस रेनफॉल की कितनी इंटेंसिटी है इसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा है कैचमेंट एरिया का स्वभाव कैसा है। कैचमेंट एरिया प्राकृतिक जल धाराओं के रूप में बहता हुआ पानी कहीं जल स्रोत में जाकर इकट्ठा होता है। जिस जल स्रोत में इकट्ठा होता है उसकी कैचमेंट एरिया कैसे है, उसका नेचर कैसा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। टोपोग्राफी, वहाँ की स्थलीय प्रकृति कैसा है, इसके ऊपर भी रनऑफ प्रभावित होता है। स्थलीय प्रकृति जैसा रहता है वैसे रनऑफ प्रभावित होता है। चौथा है शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का शेप एंड साइज कैसा है, नेचर के अलावा उसका आकार कैसा है, साइज कैसा है, इसके ऊपर भी प्रभावित होता है। पांचवा है वेजिटेशन कवर। भूमि तल पर अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो रनऑफ प्रभावित होता है। कुछ एरिया में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, कुछ एरिया में पेड़ पौधे बहुत कम है, इसके ऊपर भी प्रभावित होता है। छठा है टेम्परेचर। मौसम जाड़ा गर्मी बरसात जो है इसके ऊपर भी रनऑफ के प्रभावित होता है। इसके तीसरे टॉपिक में कैचमेंट एरिया के बारे में जानेंगे। कैचमेंट एरिया वह क्षेत्र है जिसमें जल धाराएं बहती हुई उस जल स्रोत में मिलती हैं, उसे उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं। रेनफॉल के बाद जल भूमितल पर गिरता है, भूमितल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशेष जल प्राकृतिक धाराओं के रूप में बहता हुआ अपने ग्रेडियंट की तरफ, जिधर ग्रेडियंट मिलता है उस जल स्रोत में जाकर इकट्ठा हो जाता है। जल स्रोत में जितनी जल इकट्ठा जिस एरिया से होता है उसी को उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं। अगर हम इसी को परिभाषा के रूप में जानें तो हम कह सकते हैं कि भूमितल का वह क्षेत्रफल जिसमें वर्षा जल का पानी बहता हुआ एक धारा के रूप में नदी नालों में आता है, उस नदी नालों का कैचमेंट एरिया कहलाता है। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है जो हमें जानना है, उसे डिकन फार्मूला कहते हैं। इस डिकन फार्मूला के माध्यम से हम जानते हैं कि कितना डिस्चार्ज हुआ पर्टिकुलर एरिया में। जैसे नॉर्थ एरिया में कितना डिस्चार्ज हुआ, जैसे मिडिल एरिया में कितना डिस्चार्ज हुआ, जैसे वेस्ट एरिया में कितना डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज बराबर कैपिटल C इंटू कैपिटल M टू द पावर 3/4। Q डिस्चार्ज है, C कैचमेंट कोफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू एरिया, M कैचमेंट एरिया है। डिस्चार्ज को हम क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करते हैं। पर सेकेंड कितना क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज की डिफिनीशन क्या है? पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में जितना लिक्विड फ्लो कर जाता है उसे उसका डिस्चार्ज कहते हैं। किसी कैचमेंट एरिया में कितना डिस्चार्ज हो रहा है इसको जानते हैं। इसको जानने के लिए डिस्चार्ज की इकाई है
यूनिट टाइम में जितना लिक्विड फ्लो करे उसे डिस्चार्ज करें। क्यू को क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं, जिसे क्यूमेक कह लेते हैं। 1 सेकेंड में कितना क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज हो रहा है इसे जानते हैं। सी कैचमेंट कोफिशिएंट है। यह एरिया के हिसाब से भिन्न भिन्न जगहों पे अलग अलग रखा जाता है। जैसे नॉर्थ एरिया में अगर हमें रखना है तो इसकी वैल्यू 11.4 रखते हैं। अगर मिडिल एरिया में रखना है तो 13.9 से लेकर 19.5 तक रखते हैं। अगर हमें वेस्ट एरिया में सी की वैल्यू लेना है तो 22.2 से लेकर 25 तक रखते हैं। यम कैचमेंट एरिया है जिसे किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। कितने एरिया का लिक्विड कलेक्शन हो रहा है। कैचमेंट एरिया क्या है, इसमें सारे वैल्यू को रखें तो जो डाटा आता है वह कैलकुलेट कर लेते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है रीप फार्मूला। डिकिन फार्मूला की तरह रीप फार्मूला भी है। रीप फार्मूला यह दक्षिणी भारत के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसमें सी की वैल्यू सी लेवल से ऊंचाई तल की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है। रीप फार्मूला में Q बराबर C इंटू यम / 2/3। Q डिस्चार्ज है, क्यूमेक में मेजरमेंट करते हैं। C कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को C लेवल से उठते क्रम में मेजर करते हैं। C लेवल से 24 किलोमीटर तक की ऊंचाई में C की वैल्यू को 6.75 लिया जाता है। C लेवल से 24 किलोमीटर के बाद 160 किलोमीटर तक चलने में इसकी वैल्यू 8.45 लिया जाता है। कुछ हिल एरिया के लिए इसकी वैल्यू 10 लिया जाता है। कैचमेंट कोफिशिएंट है, यह यूनिट लेस है। कोफिशिएंट होने के नाते कोई इकाई नहीं है। यम पावर डिवाइड 2/3 है। यम कैचमेंट एरिया है। जिस एरिया का हमें लेना रहता है उसको किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। यह रीप फार्मूला है। इससे इस रीप फार्मूला से डिस्चार्ज को फाइंड आउट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो।